आइए आज हम स्टडी करेंगे वेग के बारे में। वेग को इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो वेग का मतलब होता है प्रति सेकंड विस्थापन कितना हुआ है। तो प्रति सेकंड जो विस्थापन होता है उसी को हम वेग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वस्तु के विस्थापन और संगत समय अंतराल के अनुपात को हम औसत वेग यानी v बार कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। कि किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है और संगत समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसको हम औसत वेग कहते हैं। और अगर एक ही ए और बी दो बिंदु हों और इनके बीच बात की जाए तो वस्तु के विस्थापन और संगत समय अंतराल के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं, जिसको v बार से निरूपित करते हैं। अब औसत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो समय अंतराल हो गए। जब वस्तु चली तब कुछ समय रहा होगा और जब वस्तु रुक गई तब कुछ समय रहा होगा, तो समय अंतराल हो रहा है। तो इसलिए औसत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब अगर हम औसत वेग की बात करें, और एक तरह से औसत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि प्रति सेकंड पता नहीं वेग क्या रहा होगा, हो सकता है कि अलग अलग रहा हो, तो उसका हम पूरे का एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, इसलिए औसत वेग कहा जा रहा है। तो इसको कैसे निरूपित करेंगे? तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो औसत वेग बराबर विस्थापन का अंतराल बटे समय अंतराल, या इसी को ये कह सकते हैं कि ये विस्थापन का अंतराल नहीं, केवल विस्थापन है। क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी वाले को विस्थापन कहते हैं। तो अंतिम दूरी में प्रारंभिक दूरी अगर घटा देंगे तो न्यूनतम दूरी आ जाएगी, वही विस्थापन होगा। अब देखिए, जो डेल्टा आर हमारा निकल के आया, तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक समतल में गति, तो इस समतल को लिया जाएगा कागज को। तो कागज में लंबाई है और चौड़ाई है। तो अगर हम एक अक्ष को x मान लें, दूसरे को y मान लें, तो हमने बताया था कि x एक्सिस i के साथ चलता है, y एक्सिस j के साथ, और k एक्सिस जो इन दोनों के लंबवत होता है, क्योंकि सारी एक्सिस जो हैं वो सब जो है लंबवत होती हैं एक दूसरे की। तो जो k एक्सिस है उसमें z एक्सिस है जो, उसमें k लिखा जाता है। तो एकांक वेक्टर के लिए, एकांक सदिश के लिए डेल्टा x i कैप आ गया, क्योंकि x एक्सिस में हम i कैप लिखते हैं, प्लस डेल्टा y j कैप हो गया, क्योंकि हम जो है एकांक सदिश y एक्सिस में j कैप लिखते हैं। तो ये हो गया। अब डेल्टा x और डेल्टा y इसलिए लिखा गया क्योंकि ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन, अपान समय अंतराल डेल्टा t। तो ये हो गया हमारा i कैप, पहले ले लिया डेल्टा x अपान डेल्टा t अलग अलग कर दिया, प्लस j कैप डेल्टा y अपान डेल्टा t। अथवा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि v बार बराबर x एक्सिस में जो वेग है, तो डेल्टा x अपान डी डेल्टा t यानी विस्थापन अपान समय अंतराल को वेग कहते हैं। और चूंकि यह x एक्सिस में, इसलिए v बार x i कैप हो गया, प्लस ये y एक्सिस में है तो v बार y j कैप हो गया। तो क्योंकि v बार बराबर डेल्टा r अपान डेल्टा t है, तो इसलिए ऐसा हम लिख दिए। इसलिए चित्र 4.12 के अनुसार औसत वेग की दिशा वही होगी जो डेल्टा आर की दिशा है। तो इसको ध्यान देना है कि जो चित्र 4.12 के अनुसार जो है क्या है, जो औसत वेग है उसकी दिशा वही होगी जो डेल्टा आर की दिशा होगी, यानी विस्थापन की दिशा होगी। अब आगे देखते हैं
कि गतिमान वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग, अब देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी ताक्षणिक वेग आ गया। इसीलिए हमने बोला था कि किसी क्षण विशेष में कुछ अलग हो सकता है वेग, किसी दूसरे क्षण विशेष में अलग, इसलिए औसत वेग निकाला जा रहा है। तो अब देखिए वही बात यहाँ आ गई कि गतिमान वस्तु का वेग यानी ताक्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक क्षण विशेष पर अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी लगभग 0 की सीमा में विस्थापन डेल्टा आर का समय अंतराल डेल्टा टी से अनुपात होता है। इसे हम v से व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए ये वेग हो गया, ये औसत वेग। तो वेग हम ताक्षणिक वेग कहें या वेग कहें एक ही बात है, क्योंकि उसको एक विशेष क्षण में निकाला जाता है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय में वेग हर क्षण बदल सकता है, इसलिए औसत वेग निकाला जाता है। तो ताक्षणिक वेग v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा टी जब लगभग 0 है यानी बहुत सूक्ष्म है, तो डेल्टा आर अपान डेल्टा टी बराबर डी आर अपान डी टी। डी लिख देते हैं जब बहुत छोटी मात्रा होती है तो डेल्टा की जगह डी लिखा जाता है। तो ये वेग हमारा इस तरह लिखा जाएगा और ये औसत वेग हमारा इस तरह लिखा जाएगा। ये औसत वेग है और ये वेग है। अब देखिए नीचे देखते हैं, कह रहा है चित्र 4.13 ए से लेकर 4.13 डी की सहायता से इस सीमांत प्रक्रम को आसानी से समझा जा सकता है। तो 13 ए से डी तक जो चित्र बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये चित्र 4.13 है, ये ए चित्र बना है, ये बी बना है, ये डी बना है, सी बना है और ये डी बना है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये केंद्र बिंदु है ओ, जिसको मूल बिंदु भी कह सकते हैं। तो पहले आर डिस्टेंस है, ये r1 है और ये यहाँ से p है, ये p1 है, ये पॉइंट p है, ये p2 है। अब कोई वस्तु इस तरह से चल रही है और यहाँ से इस बिंदु को जोड़ दिया गया, तो यही हमारा विस्थापन होगा और दिशा लिखा है विस्थापन की दिशा और यही वेग की भी दिशा होगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो विस्थापन की दिशा है वही वेग औसत वेग की भी दिशा होगी। अब बी वाले में देखते हैं, ये आर है, ये r2 है, यहाँ पर r1 था, ये r2 है, तो यहाँ पर r1 था, ये r2 हो गई, तो ये p है, ये p2 हो गया। अब ये जो डेल्टा r1 था ये डेल्टा r2 हो गया। तो अब ये डेल्टा r2 यानी विस्थापन की दिशा है, तो यही हमारी औसत वेग की दिशा होगी। इसी प्रकार यहाँ पर r3 हो गया, तो r3 में देखिए इस तरह चला है, तो ये p3 हो गया, डेल्टा r3 की दिशा हो गई। तो वैसे इसमें भी जब डेल्टा r3 की दिशा है यानी विस्थापन की दिशा है, तो यही औसत वेग की दिशा होगी। अब d में देखिए यहाँ पर क्या है कि r है। अब यहाँ से कोई वस्तु चल रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ताक्षणिक समय लिया गया है, बहुत सूक्ष्म समय, इसलिए आगे नहीं दिखाया गया। तो ये जो है, जो ये गति है कण की, तो उसमें एक जो है समांतर रेखा खींच दी गई है, जिसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट कहेंगे इंग्लिश में, समांतर रेखा खींच दी जाती है, यही दिशा बताएगी कण की दिशा। तो इसलिए ये हमारा जो कण की दिशा है, तो यही हमारी विस्थापन की दिशा होगी और यही हमारी वेग की दिशा होगी। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं, जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने वेग निकाल लिया dr/dt। तो कह रहा है चित्रों 4.13 ए से लेकर 4.13 डी की सहायता से इस सीमांत प्रक्रम को आसानी से समझा जा सकता है। इन चित्रों में मोटी रेखा उस पथ को दर्शाती है जिस पर कोई वस्तु क्षण t पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है। जैसा हमने अभी देखा था, जैसे इसमें है कि P से चलना प्रारंभ करती है। वस्तु की स्थिति डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3 समयों के उपरांत क्रमशः p1, p2, p3 से व्यक्त होती है, जैसा अभी हमने चित्र में देखा है। इन समयों में कण का विस्थापन क्रमशः डेल्टा r1, डेल्टा r2 तथा डेल्टा r3 है।
चित्रों ए बी तथा सी में क्रमशः घटते हुए डेल्टा टी के मानों अर्थात डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 यानी डेल्टा T1 सबसे ज़्यादा है, उससे कम डेल्टा T2 है और सबसे कम डेल्टा T3 है के लिए कण के औसत वेग v बार की दिशा को दिखाया गया। तो ये जो औसत वेग है उसमें v बार की दिशा को दिखाया गया। इसमें डेल्टा T1 जो है सबसे ज़्यादा माना गया है, इसमें डेल्टा T2 उससे भी कम, डेल्टा T3 में सबसे कम। v बार की यानी कण की औसत वेग की दिशा को दिखाया गया है। औसत वेग की दिशा को डेल्टा T3 तक। जैसे ही डेल्टा T टेंड्स टू 0 तो डेल्टा R टेंड्स टू 0, यानी जैसे ही हमारा डेल्टा T मतलब बहुत सूक्ष्म हो जाता है 0 के करीब, तो उसी समय विस्थापन भी हमारा 0 के करीब हो जाता है एवं डेल्टा R पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाता है। जैसा चित्र 4.13D में दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बताया था कि अब ताक्षणिक वेग की बात आ जाएगी, यानी वेग की बात आ जाएगी, तो डेल्टा T चूंकि बहुत सूक्ष्म है तो डेल्टा R भी बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। तो ये जो स्पर्श रेखा है यही हमारी विस्थापन की दिशा बताएगी और यही हमारा वेग की भी दिशा होगी। तो इस प्रकार पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है, जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होती है। तो इसको ध्यान देना है। तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही वेग की दिशा होगी। सुविधा के लिए कैपिटल V यानी वेक्टर V, क्योंकि वेग सदिश राशि है तो वेक्टर V को या कहें कैपिटल V लिखा है, को हम प्रायः घटक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब घटक के रूप में तो x और y घटक में इसको तोड़ देंगे तो v बराबर dr/dt है। तो अब लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा x, अगर लिमिट लिखेंगे तो डेल्टा आएगा, लिमिट लाइन लिखेंगे तो dr/dt लिखेंगे बहुत कम सूक्ष्म के लिए। तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 बराबर डेल्टा x/डेल्टा T होगा, क्योंकि विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो x एक्सिस में विस्थापन डेल्टा x/डेल्टा T हो जाएगा और x एक्सिस के लिए एकांक वेक्टर i कैप होता है तो i कैप लिख दिया गया, प्लस y एक्सिस के लिए डेल्टा y/डेल्टा T हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा i कैप लिमिट डेल्टा T लगभग 0 हो जाएगा डेल्टा x/डेल्टा T प्लस j कैप लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा T करीब है 0 के डेल्टा y/डेल्टा T। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये फिगर तो हम लोगों ने समझ ही लिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फिगर के नीचे कि जैसे ही समय अंतराल डेल्टा T शून्य के सीमा को स्पर्श कर लेता है, औसत वेग v बार वेग के वस्तु के वेग यानी v के बराबर हो जाता है। तो जब समय ज़्यादा होगा तो औसत वेग निकालेंगे, जब समय लगभग 0 के बराबर होगा तो अपने आप वेग हो जाता है। वेग की दिशा किसी क्षण पथ पर स्पर्श रेखा के समांतर है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो अब देखिए जो ये चीज़ है, ये अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये हमारी जब लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 हटा देंगे तो डेल्टा की जगह D आ जाएगा। तो v बराबर i कैप x एक्सिस के लिए dx/dt प्लस j कैप y एक्सिस के लिए dy/dt। अब y एक्सिस के लिए j कैप एकांक वेक्टर है और x एक्सिस के लिए i कैप एकांक वेक्टर है। तो अब ये हमारा dx/dt ताक्षणिक वेग है या वेग है, ताक्षणिक वेग कहें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेग ही कहें, तो vx i कैप प्लस vy j कैप, x एक्सिस में वेग y एक्सिस में वेग, और x एक्सिस के लिए एकांक वेक्टर y एक्सिस के लिए एकांक वेक्टर। तो ये हो जाएगा vx बराबर dx/dt, तो vy बराबर dy/dt। ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए। तो अब देखिए, अतः यदि समय के फलन के रूप में हमें निर्देशांक x और y ज्ञात हों
तो हम उपरोक्त समीकरणों का उपयोग Vx और Vy निकालने में कर सकते हैं। अब सदिश V का परिमाण निम्नलिखित होगा। अब सदिश अगर V x एक्सिस और y एक्सिस चूंकि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो अब जो हमारा डायगोनल होगा यानी विकर्ण होगा तो वही हमारा परिणामी होगा, तो वही हमारा वेग को दर्शाएगा जो x और y एक्सिस में। तो परिणामी अब चूंकि x और y एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाएं कौन सी हैं? x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस में वेग प्लस y एक्सिस में वेग। अब चूंकि इधर स्क्वायर हटा दिया है तो इधर अंडर रूट कर दिया, तो सदिश v का परिणामी निम्नलिखित होगा। तो ये हमारा परिणामी निकल आएगा x और y एक्सिस के लिए। अब देखिए, तथा इसकी दिशा कोण थीटा द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्त होगी। अब अगर हम कोण थीटा द्वारा इसकी दिशा बताएं तो दिशा क्या हो जाएगी? tan थीटा बराबर Vy अपन Vx या थीटा बराबर tan इनवर्स Vy बाई Vx हो जाएगी। अब कैसे होगी हम इसको बता दे रहे हैं आपको। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये कोण हमारा थीटा है। तो मान लीजिए ये x एक्सिस है यहाँ से, और ये वेक्टर a है और ये b है। तो ये b है तो ये भी b होगा, ये a है तो ये भी a होगा। क्यों? क्योंकि इसके समांतर a है, इसके समांतर a है, और जहाँ पर काटेंगी तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण ये। तो इसको r लिख देते हैं क्योंकि ये रिजल्टेंट है इसलिए r लिख देते हैं। तो अब अगर r हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा? चूंकि ये कोण 90 डिग्री है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यही चूंकि इसके बराबर है ये भुजा। तो अब r निकालना हो तो r बराबर हो जाएगा r का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो शेष दोनों भुजाएं a और b हैं, तो ये हो जाएगा यानी r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी गई है। अब अगर इधर वेग हमारा ये मान लो vx होता तो यहाँ पर vx हो जाता, और अगर ये vy होता y दिशा में वेग तो यहाँ पर vy हो जाता, क्योंकि ये vy है तो ये भी vy हो जाता क्योंकि बराबर होते। अब देखिए, tan थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये सामने वाली भुजा कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, सामने वाली लंब होती है। तो ये हमारी लंब हो गई या ये आधार हो गई। तो लंब बटे आधार, तो लंब vy है, आधार vx है, तो vy बटे vx हो गया। अब थीटा के बाद ये tan इधर लाएंगे तो नीचे जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स vy बाई vx हो गया। तो इस प्रकार से लिखा गया, वो हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्टार लगा के बता रहा है कि x और y के पदों में ax तथा ay को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं।
अगर x और y के पदों में ax और ay को व्यक्त करें तो ये देखिए ax ay का मतलब त्वरण है। त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, यानी किसी वस्तु का त्वरण। त्वरण क्या होता है अभी हम बताएंगे। तो वेग में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। विस्थापन में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसको वेग कहते हैं, और वेग में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्वरण के लिए यूज किया है, तो ax बराबर d/dt dx/dt, मतलब ये वेग जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है d/dt के हिसाब से। d/dt का मतलब ये परिवर्तन दिखा रहा है किसमें, वेग में। dx/dt तात्क्षणिक वेग है। तो अब ये d में d गुणा होगा तो d²x/dt² हो जाएगा। इसी प्रकार y एक्सिस में जो त्वरण होगा तो d/dt dy/dt हो जाएगा, यानी वेग परिवर्तन की दर। तो दर को d/dt किया है कि समय के हिसाब से वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। तो अब d के साथ d का गुणा होगा तो d²y/dt² ये हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर d के साथ d का गुणा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये समय के साथ परिवर्तन है, और समय में परिवर्तन में जो डेल्टा को d लिखा गया है तात्क्षणिक के लिए, तो उस हिसाब से d/dt² लिखा जाएगा। इसको ध्यान देना जरूरी है। तो अब इसको आगे समझते हैं। चित्र 4.14 में बिंदु P पर किसी वेग सदिश v के लिए vx, vy तथा कोण थीटा को दर्शाया गया है। तो अब देखिए ये x और y एक समतल में बनाए गए ये केंद्र बिंदु है, या मूल बिंदु कह सकते हैं, ओरिजिन। तो कोई वस्तु यहाँ से देखे चलती ऐसे चली, कोई कण है इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये कण, तो यहाँ पर देखिए तात्क्षणिक वेग के लिए यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी गई, इस P बिंदु से स्पर्श रेखा। तो अब स्पर्श रेखा खींच करके अगर हमको x एक्सिस दिखाना है तो क्या करेंगे, x के पैरेलल यानी x के समांतर P बिंदु से एक रेखा खींच देंगे, और y के समांतर एक रेखा और खींच देंगे यहां से इस तरह। देखिए P बिंदु से x एक्सिस के समांतर एक रेखा खींची गई, और आगे चलकर के जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसी में छूती हुई, मतलब इस तरह खींचेंगे कि स्पर्श रेखा को टच करे, चाहे जहां से खींच दीजिए, यहाँ से भी खींच सकते हैं और आगे ले जा करके खींच सकते हैं, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि उसने यहीं से खींचा है तो आप भी यहीं से। हमको ये दिखाना है कि y के पैरेलल यानी y के समांतर होना चाहिए। तो ये y के समांतर एक रेखा खींच दी गई, तो ये एक हो गई, एक ये हो गई। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो तीर है इसको हम ऐसे भी खींच के इधर तीर लगा सकते थे, फिर इधर तीर लगा करके इधर ये स्पर्श रेखा वाली तीर हो गई। तो वही कह रहा है कि चित्र 4.14 में बिंदु P पर किसी वेग सदिश v के लिए vx, vy तथा कोण थीटा को दर्शाया गया है। चित्र में ऐसा दर्शाया गया। अब देखिए x एक्सिस के साथ एकांक वेक्टर i कैप चलता है तो i कैप लिख दिया गया, y एक्सिस के साथ j कैप चलता है तो j कैप लिख दिया। देखिए चित्र 4.14 वेग v के घटक vx तथा vy तथा कोण थीटा जो x अक्ष से बनाता है, चित्र में vx बराबर v cos थीटा, vy बराबर v sin थीटा को व्यक्त करेगा। अब देखिए हमने बताया है आपको कि जैसे ये लाइन इधर है तो इसी के पैरेलल हम ऐसे खींच सकते हैं। ये देखिए इसके पैरेलल है क्योंकि ये y एक्सिस है, इसके भी पैरेलल है। तो अब हमने आपको बताया था, ये मान लीजिए इस तरह हो गई, तो हमने बताया था जो थीटा लिया जाता है तो थीटा के पास वाली भुजा में cos लिखते हैं। तो ये vx है, तो ये vx, तो ये vx cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। पास में cos, सामने साइन बताया था। अब सामने वाली भुजा ये है जो थीटा के एकदम सामने है, थीटा के साथ वाली नहीं, तो ये हमारी हो जाएगी vy sin थीटा। और हमेशा जो परिणामी होता है उसी के इधर उधर लिया जाता है, ये हमारा परिणामी है एक तरह से।
रिजल्टेंट जिसको कहें। तो ये वी एक्स कास थीटा, ये वी वाई साइन थीटा। इसीलिए देखिए वी एक्स बराबर वी कास थीटा और वी वाई बराबर वी साइन थीटा। वी एक्स बराबर वी कास थीटा होगा, वी वाई बराबर वी साइन थीटा। ये वी वाई है, ये वी एक्स है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखें, हमारा आ जाता है त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो अब त्वरण के बारे में अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर अब त्वरण की यहाँ स्टडी करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा।